हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, कंटेंट है सुमित्रा नंदन पंत की आपके बारे में बताएंगे। और सुमित्रा नंदन पंत के बारे में बताने के बाद उनकी जो 2 कविताएं हैं, परिवर्तन और साथ में उनकी प्रथम रश्मि, ठीक है, उसके बारे में आपको व्याख्या दिखाई जाएगी। और साथ में उनकी व्याख्या के साथ साथ आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड उनमें कौन सी लाइनें आ सकती हैं और क्या क्या सुमित्रा नंदन पंत से जो आपका सिलेबस में सेकंड यूनिट में है, तो किस तरह से आपके क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। और ये जो कंटेंट है बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और आपका ये सेकंड पेपर है आधुनिक कविता। यहाँ पर जो आपका एक टॉपिक है सुमित्रा नंदन पंत, इनकी 4 कविताएं ली गई हैं, जिसमें से अभी फ़िलहाल हम 2 लेकर आए हैं, परिवर्तन और प्रथम रश्मि। चलिए देखते हैं। अब आपको बता दें कि सुमित्रा नंदन पंत की एक तो आप जीवनी तैयार कर लीजिए। मैं कई बार बता चुकी हूँ कि जीवनी ज़रूर तैयार कर लीजिए, एग्ज़ाम में इनकी जीवनी बन सकती है। थोड़ी बहुत जानकारी हम आपके लिए इनके लिए लेकर आए हैं। छायावाद की बृहत्त्रयी यानी कि 3 लोगों से बना है ये, प्रसाद, निराला और पंत, इन तीनों से बनी है ये बृहत्त्रयी। इनका जन्म कौसानी में हुआ था 20 मई 1900 को। ये प्रकृति के लिए जो है चित्रण के लिए प्रसिद्ध माने गए हैं, प्रसिद्ध कवि हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा गया है। उनका पहला काव्य संग्रह वीणा था और युगांत की रचना उन्होंने 1936 में की थी। इसी के साथ पंत जी के काव्य विकास का एक कालखंड समाप्त हो जाता है। इनके अलग अलग युग हैं। युगांत छायावादी युग के अंत की घोषणा हो जाती है। उनके कविता का स्वरूप स्वर समय के साथ बदलता रहता है। उनके काव्य के आलोचक जो हैं, इसलिए उनके आलोचक जो हैं उन्होंने उनके काव्य को 4 भागों में बांट दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है इनका। छायावादी काव्य में कौन सी रचनाएं आती हैं, प्रगतिवादी में कौन सी रचनाएं आती हैं, अचेतनावादी काव्य ये अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, ठीक है, नवमानवतावादी काव्य, तो इन चारों में इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन इतना डीपली आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप सिर्फ जीवनी तैयार कर लीजिए और जीवनी में इन चारों के बारे में ज़रूर आप एक्सप्लेन करें। चलिए, अब हम आप छायावादी के बारे में थोड़ा सा हम बता दें हैं। और एक पॉइंट और है इनका, इनकी जो प्रथम रचना है वह गिरजा घंटा है, जो 1916 में प्रकाशित हुई। यहीं से इनकी काव्य यात्रा शुरू होती है। छायावादी काव्य की रचनाएं मैं आपको दिखा देती हूँ। बाकी जो प्रगतिवादी कवि हैं, प्रगतिवादी काव्य है, अचेतनावादी, नवमानवतावादी, इनकी रचनाएं आप खुद से देख लेना। छायावादी काव्य में क्या है, पंत की जो काव्य रचना का प्रथम चरण छायावाद से शुरू होता है। तो उन्होंने उच्छ्वास 1920 में, ग्रंथि 1920 में, वीणा 1927 में, पल्लव 1926 में, गुंजन 1932 में। इनका जो पल्लव है ये ग्रंथ है, ठीक है। आगे चलते हैं। पल्लवन काव्य का प्रथम चरण पंजिका सर्वोत्तम काल था। इस काल की रचनाओं में प्रकृति और प्रेम को नए अंदाज में देखा गया। पल्लवन में कवि प्रकृति में तादात्म्य स्थापित करता है और आध्यात्म की ओर आकर्षित होता है। पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण लाइन, पल्लव इसकी छायावादी प्रतिनिधि रचना कही जा सकती है। गुंजन में कवि जगजीवन के विस्तृत क्षेत्र में पदार्पण करता है, यानी कवि पंत कल्पना लोक को छोड़कर यथार्थ की भूमि पर आ जाते हैं और यहीं से उनके काव्य में प्रगतिवाद की शुरुआत हो जाती है। ज्योत्सना नाट्यशाली में लिखित इनका काव्य रचना है, जिसकी विषय वस्तु छायावादी है, जिसमें जीवन के संबंधी विचारों के बारे में बताया गया है। तो छायावाद में तो जो है इनकी छायावादी रचना है, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। अब प्रगतिवाद, अचेतनवाद और नवमानवतावाद काव्य आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आप बीए के स्टूडेंट हैं, आप जो हैं सिर्फ 12th या 10th के स्टूडेंट नहीं हैं। इस तरह से आप इनकी जीवनी को एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। अब चलते हैं आपकी व्याख्या की ओर, किस तरह की आपकी व्याख्या है और कौन कौन सी आपकी पंक्ति हैं जो हमने ली हैं। पहले आपको सारांश दिखाते हैं इसका। जो आपकी प्रगतिवादी काव्य, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ही ले आई हूँ आपके लिए प्रगतिवादी काव्य, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम देखते हैं परिवर्तन काव्य का सारांश। क्या है परिवर्तन कविता में? परिवर्तन एक तो नाम से ही पता चल रहा है। क्या होता है परिवर्तन? आप में बदलाव आना, प्रकृति में बदलाव आना, वही परिवर्तन है। एक तरह का बदलाव जो होता है उसको हम परिवर्तन बोलते हैं।
तो अब कवि ने किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया है, किस तरह से उन्होंने अपनी कविता में इस परिवर्तन को ढाला है, वो हम पंत जी के हिसाब से देखेंगे, उनके नज़र से देखेंगे। परिवर्तन कविता की मानसिकता पर विचार करते हुए कवि ने लिखा है कि जन्म के मधुर रूप में मृत्यु दिखाई देने लगी तथा बसंत के कुसुमित आवरण के भीतर पतझड़ का अस्थिर अंतर। अब आपको पता ही है, बसंत आता है तो पतझड़ भी आता है, पतझड़ आता है तो उसके बाद फिर बसंत आता है। ऐसे ही जन्म है तो मृत्यु है, मृत्यु है तो जन्म है। तो यही परिवर्तन उन्होंने बताया है। खोलता इधर जन्म लोचन, मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण। कोई इधर जन्म ले रहा है, उधर मृत्यु हो रही है, तो यही परिवर्तन है। प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है। मेरी जीवन दृष्टि का मोह एक प्रकार से छूटने लगा और सहज जीवन व्यतीत करने की भावनाओं को धक्का लगा। इस क्षण भंगुरता के बुदबुदों के व्याकुल संसार में परिवर्तन ही एकमात्र चिरंतन सत्ता लाने लगी। अब लगता है जैसे जीवन है, अगर ख़त्म होता है तो लगता है कि सारे मोह माया बेकार ही हैं, हम बेकार ही जीते हैं। लेकिन इस सब को सोचते भी हमें जीना पड़ता है। कवि ने परिवर्तन को अत्यंत निष्ठुर कहा, कठोर कहा, दुर्मेनी बताया है। इसे घसीटता व्यक्ति निरंतर दुख व शोक से पीड़ित रहता है। लेकिन कवि ने परिवर्तन को मात्र इस रूप में नहीं देखा। पहले तो उन्होंने कहा कि ये जो परिवर्तन है, अरे निष्ठुर परिवर्तन, यहाँ तक कि सांप के फनों तक का उन्होंने आपकी उसमें सिलेबस में मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं, वहाँ पर इसकी पंक्ति आई हैं और 100% में 99 मान के चलिए कि ये वाली पंक्ति आपकी आएंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है उन पंक्तियों के बारे में। और उन्होंने कहा है कि सृष्टि के एक सहज रूप में देखकर उसे सुंदर सत्य शुभ भी लगा। जो परिवर्तन है केवल दुखवाद नहीं है, सृष्टि के रूप स्वरूप को देखना भी तो उसे सुंदर सुख की भी अनुभूति होती है। जब फूल खिलता है तो सुंदर लगता है, जो मुरझा जाता है तो नहीं लगता है। तो वही चीज़ कवि ने बताई है। तो ये आप देख लीजिए शांति प्रिय द्विवेदी ने क्या कहा है। अब परिवर्तन की यहाँ पंक्तियाँ देख लीजिए। अहे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन तुम्हारा ही नौनो मिलन, निखिल उत्थान पतन। तो यहाँ तक की पंक्तियाँ आ सकती हैं, फिर यहाँ से भी आ सकती हैं। अहे वासुकी सहस्रफन, मैंने कल जो पेपर प्रीवियस का आपका अपलोड किया था, यहाँ से वो पंक्ति ली गई थी। ठीक है, चलिए व्याख्या यहाँ पर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसको पढ़ लीजिए आराम से बैठकर। विशेष आपको पता ही है, जब आप व्याख्या करते हो तो संदर्भ भी लिखते हो। यहाँ पर सिर्फ व्याख्या है और विशेष है। आप संदर्भ में क्या लिखोगे, आपकी कोई बुक तो है नहीं कि हमारी इस पुस्तक से लिया गया, ऐसे तो आपको नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है, ये सुमित्रा पंत द्वारा रचित कविता परिवर्तन से ली गई हैं पंक्तियाँ। और परिवर्तन आप देख लेना, आपको ये देखना है कि परिवर्तन जो कविता है कौन से संग्रह में संकलित है। ये भी अगर आप लिखोगे तो बहुत ही अच्छे नंबर आपके जाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रथम रश्मि जो आपके सिलेबस में है उसका सारांश आपको बता देते हैं। प्रथम रश्मि कविता में कवि ने सुबह की प्रथम किरण, प्रथम रश्मि क्या होती है, जो सूरज निकलता है, जो उसकी पहली किरण आई है। रश्मि का मतलब होता है किरण। किरण के साथ ही प्रकृति में होने वाले स्वाभाविक परिवर्तन का सटीक मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया है। अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है सूर्य उदय जब होता है। ठीक है, कवि जिज्ञासा से प्रश्न पूछ रहा है कि जो प्रथम रश्मि के आने से पूर्व संपूर्ण संसार स्तब्ध मूर्छित था, जो सो रहा था सजीव हो चुका है, जो निर्जीव था उसमें चेतना आ गई है, चिड़िया चहचहाने लगी हैं। कवि कहता है कि रात्रि में नाना प्रकार के जो जुगनू थे वह क्या हुए, जो जुगनी थे उनके बारे में इन्होंने कहा है कि पेड़ों पर रहने वाली कोयले कुकुटी हैं। लेखक कहता है कि हे अंतर्यामिनी, तुझे किसने बतलाया कि सुबह हो चुकी है। चलिए ये इसकी व्याख्या थी। अब हम आगे चलते हैं। इसके जो पदों की व्याख्या है। प्रथम रश्मि का आना, रंगनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विघ्नी, पाया तूने यह गाना। ये पंक्ति भी आपके मैंने कल बताई थी, आई थी आपके प्रीवियस के पेपर में, तो इसको देख लीजिए। बीच में से कहीं से भी वो आपकी लाइनें दे सकते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। हालांकि अगर आप एक बार पढ़ोगे तो अगर आपको कविता का नाम पता है तो आप पहचान जाओगे कि कौन सी कविता में से ये ली गई है। और सभी कविताओं के जो कवि हैं उनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हम इसकी व्याख्या आपको दिखा देते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आराम से बैठकर पढ़ लीजिए। एक यहाँ पर भी है ये निराकार तुम मनो सहसा ज्योति पुंज में हो साकार।
बहुत है। यहाँ पर इसकी व्याख्या है, इसको भी आप चेक कर लीजिए। यहाँ से भी पंक्ति बन सकती है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस आपके यहाँ से बनने के हैं पंक्ति के, ठीक है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हिंदी मिरर के साथ आप जुड़ जाइए। अगर नहीं जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, और अभी तक एक लाइक नहीं ठोका है तो ठोक दीजिए। सबके सब स्टूडेंट, चाहे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी हैं, एक लाइक बनता है हिंदी मिरर के लिए। करते रहिए, शेयर करते रहिए सभी स्टूडेंट के लिए जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, एक दूसरे को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ऐसे ही क्वेरी सेंड करते रहिए। अभी हम बीए सेकेंड ईयर का जो पेपर है वो लेकर आए थे, ठीक है। अब इसके बाद फर्स्ट ईयर का पेपर अपलोड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सभी तैयारी आपकी चल रही हैं, चलिए बने रहिए। अभी पॉलिटिकल और हिस्ट्री के भी जल्दी ही आपको मिलेंगे ऐसे ही नोट्स। क्वेरी कम आ रही है हिस्ट्री और पॉलिटिकल को लेकर, जो मेरे पास आई थी वो मैंने पूरी कर दी हैं, और हिंदी की मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रही थी, इस वजह से मैं हिंदी पे ज़्यादा बना रही हूँ। पॉलिटिकल इको के आ रहे हैं, लेकिन बच्चे जो हैं बता नहीं पा रहे कि उन्हें नोट्स चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, या फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपलोड कर चुकी हूँ तीनों के, आपके सोशियोलॉजी, इको, क्वेश्चन बैंक भी अपलोड कर चुकी हूँ। अब बस नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप बताइए, लेकिन टॉपिक भी सेंड कीजिए। मेरे स्टूडेंट हिंदी वाले जो हम जो टॉपिक सेंड कर रहे हैं व्हाट्सएप पर, आप भी टॉपिक सेंड करिए, तभी मैं वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि जितने टॉपिक मेरे पास आ रहे हैं मैं टॉपिक वाइज वीडियो बना रही हूँ, सारे सिलेबस की मैं नहीं बना रही हूँ। तो भेजिए अपनी क्वेरीज़ और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हिंदी मिरर के साथ।